गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज का जो टॉपिक है फिजिक्स में वो है लेंस मेकर फार्मूला। पिछले वाले टॉपिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशंस, अभिसारी क्रियाएं और अपसारी क्रियाएं पढ़ी थी, जिसमें कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर फोकस हो जाती थी। उस पॉइंट को अभिसारी पॉइंट बोलते थे और इस क्रिया को अभिसारी क्रिया कहते थे। इसी तरह से अवतल लेंस में वही किरणें बाहर की तरफ फैल जाती थी और इस वजह से उसे अपसारी क्रिया कहते थे। ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी पिछले टॉपिक में। फर्स्ट फोकस पढ़ा था, जिसको हिंदी में प्रथम फोकस कहते हैं, और द्वितीय फोकस पढ़ा था। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो लेंस मेकर फार्मूला बोला जाता है पतले लेंस के लिए अपवर्तन के लिए सूत्र, है ना। पतले लेंस के लिए अपवर्तन के लिए सूत्र। तो जो लेंस है वो हमारा डायग्राम में दिखाया गया है कि ये एक उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और उत्तल लेंस कैसे बनेगा, इससे पिछला स्टार्टिंग किया था इस चैप्टर का, तो हमने पढ़ा था अपवर्तक गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, ये पढ़ा था हमने। तो वहाँ पर कोई भी जो गोलीय पृष्ठ थी वो दो तरह की थी। एक तो ऐसी थी जो जिसकी कर्वेचर बाहर की तरफ निकल रही थी, कर्वेचर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, और एक ऐसी सरफेस थी जिसकी कर्वेचर अंदर की तरफ थी, ऐसे करके। तो उन दोनों के लिए जो फार्मूला आया था वो एक ही आया था, और फार्मूला था n2/v माइनस के n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस के n1/r। ये था n2 यहाँ पर इस जो अब गोलीय पृष्ठ है उसका अपवर्तनांक था। यूजुअली ये कांच होता है और कांच का अपवर्तनांक 1.5 लिया जाता है। और इधर साइड में ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, यानी कि वस्तु, और वस्तु हमेशा हवा में रखी जा रही थी यहाँ पर, इसीलिए यहाँ का जो अपवर्तनांक है उसको हम क्या ले रहे थे, n1 ले रहे थे। v जो है वो वस्तु तक के बीच की दूरी है, और v जो है वो प्रतिबिंब जो बनता है उसके बीच की दूरी है, और जो u है वो जो वस्तु रखी हुई होती है उसके बीच की दूरी है। और हमेशा दूरियाँ हम जानते हैं कि अपवर्तक पृष्ठ के ध्रुव से नापी जाती हैं। r जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये बताया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी गोलीय सेक्शन जो होता है, स्फेरिकल सेक्शन जो होता है, उसका कटा हुआ हिस्से का केंद्र होता है, जिसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हो। तो यदि यहाँ पर इसका केंद्र निकालना हो तो ऐसे करके इसको कंप्लीट करिए सर्किल को, और इसका जो केंद्र होगा उसको क्या कहेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे या वक्रता केंद्र कहेंगे। बात क्लियर होगी। तो ये जो है वास्तव में आप इस वाले फार्मूले को एक नया नाम और दे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आप कनेक्टिंग फार्मूला, यानी कि दो गोलीय पृष्ठों के कॉम्बिनेशन से मिलकर जो फार्मूला बनेगा उसको हम कनेक्टिंग फार्मूला कहेंगे। बात क्लियर होगी। इसके जो चीज़ें हैं कि यहाँ पर जो डायग्राम में क्या क्या इंडिकेशन दिखाया गया है उसको कैसे लिखना है, मैं वो लगातार बोलने वाला हूँ, और इसको आपको आपकी कॉपी पर लिखना है। तो वास्तव में ये क्या है, कनेक्टिंग फार्मूला है, यानी कि एक तो इसका फार्मूला और एक इसका फार्मूला, दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से ही लेंस मिलके बना हुआ है। तो कनेक्ट करने पर जो भी फार्मूला आएगा वो इस लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन के लिए सूत्र होगा। इम्पोर्टेंट फार्मूला, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल खूब आते हैं, और ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो, इन दोनों गोलीय पृष्ठों से मिलकर बनी हुई जो सरफेस है उसको लेंस कह रहे हैं हम। अब इसके दो ध्रुव हैं, एक P1 और एक P2। तो P1 और P2 क्या हैं, लेंस के ध्रुव हैं, और नाम दे सकते हैं कि O, P1, P2, C1, I डैश। ये पूरी जो लाइन है जो लेंस के मिडिल सेक्शन से होकर गुजर रही है, इसको कहेंगे हम मुख्य अक्ष। इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, और हिंदी में बोला जाता है मुख्य अक्ष, जो बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए हुए सीधे निकल जाती है। अब इस वाले हिस्से को कंप्लीट करें तो ऐसे सर्किल बनेगा, ऐसे कहीं सर्किल बनेगा ये पूरा, और इसका केंद्र कहीं ये C2 होगा। तो इस वाली जो कर्वेचर है, वक्रता जो है, इसका केंद्र क्या होगा, C2, क्योंकि इसका ध्रुव P2 है तो इसके सामने वाला जो हिस्सा है वो C2 कहलाएगा। जब इस वाली सरफेस की बात करेंगे तो इस वाली सरफेस को कंप्लीट करिए तो ऐसे ये कंप्लीट होगी, और इसका केंद्र कहीं ये C1 होगा। इस वजह से P1 ध्रुव के लिए वक्रता केंद्र C1 है। बात क्लियर हो गई। हमेशा ध्यान रखना है कि वक्रता केंद्र से ही हम अविलंब डालते हैं, जिसको आप इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं।
अब यहाँ पर O कोई बिंदु वस्तु है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण है OA1 है ना, इसको आपतित किरण कहोगे। और A1 और A2 जो रे हैं वो लेंस में अपवर्तन के पश्चात लेंस में नीचे की तरफ मुड़ रही हैं। आपको बहुत हल्का सा दिखाई दे रहा है, A1 A2 लाइट रे जो है अपने पाथ से ऐसे करके नीचे की तरफ डेविएट हो रही हैं। और फिर अपवर्तन के पश्चात जो निर्गत किरण है, वो निर्गत किरण को क्या नाम दिया है, A2I। ये निर्गत किरण है आपकी, और ये जाके मुख्य अक्ष पर I पॉइंट पर काट रही है, इसीलिए O का जो प्रतिबिंब है वो क्या बन रहा है, I बन रहा है। क्योंकि ये फॉर्मूला हमें दो कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, इस वजह से हम इस फॉर्मूले को दो सेक्शन में ही पढ़ेंगे। और यहाँ से फिजिक्स में एक नई बात सीखेंगे कि वस्तु कहाँ रखी है, इस वाली बात से मतलब नहीं होता है। इस वाली बात से मतलब होता है कि प्रकाश की किरणें लेंस की कर्वेचर पर किस साइड से आ रही हैं। यदि प्रकाश की किरणें लेंस पर लेफ्ट हैंड साइड से आ रही हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर भी काटेंगी, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, हम वस्तु कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसके अलावा जो अपवर्तित किरण है, उसको जैसे ही आप आगे बढ़ाते जाएंगे और वो मुख्य अक्ष पर वास्तविकता में जिस बिंदु पर काटेगी, उसको क्या बोलते हैं, हम इमेज कहते हैं। तो पहले से निर्धारण करना, जैसे छोटी क्लास में करते थे कि हमेशा लेफ़्ट साइड पर ऑब्जेक्ट रखी रहती है तो O पॉइंट वो मान लिया, और राइट में यदि इमेज बन रही है तो उसको I मान लिया। ये करना आप भूल जाएंगे। इस वाली बात से डिसाइड करेंगे कि प्रकाश की किरण किस तरफ से आ रही हैं। ठीक है, मैं उसके लिए अभी डायग्राम चेंज करूँगा, बनाऊँगा। अभी पहले इसको देख लेते हैं कि उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए बात करते हैं। जब उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए बात करते हैं तो फिलहाल ये वाली पृष्ठ को भूल जाइए, अवतल वाली को। और देखिए कि उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या है कि N2/V - N1/U = N2 - N1/R। तो देखो ये हमारे पास में N2 जो है वो लेंस का अपवर्तनांक है। इधर मान लीजिए इधर हवा है, यहाँ पर कांच है और यहाँ पर पानी है। तो तीन तरह के अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं लेंस के दोनों तरफ, है ना। लेंस का खुद का अपवर्तनांक, फिर दोनों तरफ लेफ्ट और साइड का भी अपवर्तनांक है। तो उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए फॉर्मूला लगाएं तो N2/V, V है हमारे पास इमेज तक के बीच का डिस्टेंस। तो देखो प्रकाश की किरण O पॉइंट से आ रही है तो O ऑब्जेक्ट हो जाएगी इस सरफेस के लिए, और जो अपवर्तित किरण है A1 A2, ये तो कॉन्वेक्स सरफेस है, इससे जाने वाली किरण है A1 A2। जब बच्चों A1 A2 किरण को आप डैश डैश करके आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो I डैश पॉइंट पर काटेगी, है ना। रियलिटी में तो वो I पे काट रही है, पर हम सिर्फ उस कंडीशन को यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि यदि हमारे पास दूसरी वाली सरफेस कॉनकेव ना हो तो क्या होगा। तो A1 A2 लाइट रे जो है उसके पाथ को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो I डैश पॉइंट पर काटेगी। तो जो I डैश है वो क्या है, इमेज है। I डैश क्या है हमारे पास, इमेज है। तो पहले वाले सरफेस के लिए आपको याद रखना है कि जो O है वो तो ऑब्जेक्ट है, और दूसरी वाली जो सरफेस है वो क्या है, वो दूसरा पॉइंट I डैश क्या है, इमेज है। अब दूसरी सरफेस के लिए बात कर लीजिए। दूसरी सरफेस के लिए बात करेंगे तो ये कॉनकेव सरफेस है। अब देखेंगे कि बाएं हाथ से या लेफ़्ट हैंड साइड से आने वाली जो लाइट रे हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट रे कहलाती हैं। तो ये सरफेस है, इसके बाएं हाथ से आने वाली जो लाइट रे हैं वो कौन सी है, A1 A2, ये वाली, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट रे कहलाएंगी। पर जब आप इसे आगे की तरफ ऐसे बच्चों बढ़ाओगे यूँ करके तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को काट ही नहीं रही है, मुख्य अक्ष को कहीं काट ही नहीं रही हैं। इसीलिए जब ये मुख्य अक्ष को नहीं काट रही हैं तो इसीलिए लेफ़्ट साइड में तो इसकी ऑब्जेक्ट नहीं होगी। पर जब आपने इसको पहले डायग्राम में मैंने बताया था कि A1 A2 को जब आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो I डैश पर काट रही हैं, तो इसका मतलब दूसरी सरफेस के लिए I डैश का ऑब्जेक्ट है। और फाइनली जब इस सरफेस से लाइट रे जाती है तो I पॉइंट पर काट रही है फाइनल डायग्राम में, तो I क्या है, उसकी इमेज है ना, ये ध्यान रखना है। तो I डैश ऑब्जेक्ट है और I इमेज है, यही यहाँ का की पॉइंट है इस डेरिवेशन का। A1 A2 लाइट रे का जो रिफ्रैक्शन हो रहा है या अपवर्तन हो रहा है वो किस में हो रहा है, कांच में हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो
ऑब्जेक्ट के लिए अपवर्तनांक लेंगे या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे वो n2 लेंगे। निर्गत किरण कौन से मीडियम में जा रही है, n3 वाले मीडियम में, इसीलिए निर्गत किरण के लिए जो अपवर्तनांक है वो क्या लेंगे, n3 लेंगे, है ना। तो पहले वाले डायग्राम में देखिए n2/v, v की वैल्यू क्या है हमारे पास में i डैश, तो p1 से i डैश तक के बीच का डिस्टेंस p1 i डैश लिख दिया v, माइनस के n1/u, u है ऑब्जेक्ट तक के बीच का डिस्टेंस, तो इस वाली सरफेस से ऑब्जेक्ट तक के बीच का डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, p1o। यहाँ साइन कन्वेंशन नहीं लगाने हैं क्योंकि ये डेरिवेशन तो ऑलरेडी साइन कन्वेंशन लगाने के बाद ही आई थी हमारे पास, इज इक्वल टू n2 माइनस के n1/r1। r1 हमारे पास p1 से c1 तक के बीच का डिस्टेंस है जिसको आप वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसी तरह से दूसरी सरफेस के लिए देखते हैं कि n3/v, n3 क्यों लगाया मैंने यहाँ, n2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि n2 जो है वो अपवर्तनांक है, इमेज जहाँ बन रही है, तो क्योंकि इमेज बन रही है n3 वाले मीडियम में इसीलिए उसका अपवर्तनांक n3 लगाया। और v की वैल्यू जो है, क्योंकि ये वाली सरफेस है दूसरी वाली, तो इसका केंद्र है ध्रुव है p2, p2 से i तक के बीच का डिस्टेंस p2i, माइनस के जो ऑब्जेक्ट रे थी वो कौन सी थी, लेफ्ट साइड से आने वाली a1 a2, तो a1 a2 लाइट रे कहाँ कौन से मीडियम में थी, n2 में, तो इसीलिए n2 लगाया, n2/p2 i डैश, तो p2 से लेकर i डैश तक के बीच का डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट रे हो गया, इज इक्वल टू n3 माइनस n2/r2। r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो p2 से और c2 तक के बीच की नापी गई है। बात क्लियर हो गई। इस वाले पार्ट को अब हम और ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं जिससे कि डायग्राम में और अच्छा क्लैरिटी आ जाए। देखिए एक तो ये हिस्सा था कनेक्टिंग फॉर्मूले में, एक ये हिस्सा था, ऐसी तो था, इसको ज्वाइन किया है, ये था P1 और इसको बोल रहे थे P2। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट रे थी, ये आई थी ऐसे करके और A1 पॉइंट से टकराई थी। तो इस सरफेस के लिए पहला वाला जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई है उसके लिए ऑब्जेक्ट रे हैं OA1 जो लेफ़्ट से आ रही हैं और अपवर्तन हुआ है ऐसे करके A1 A2, प्रकाश की किरण अंदर की तरफ झुकी है। तो दूसरे इस सरफेस के लिए जाने वाली जो किरण है वो A1 A2 है, रिफ्रैक्टेड रे, और वो कहाँ रिफ्रैक्ट हो रही है, n2 वाले मीडियम में कहाँ से आ रही है, n1 से, इसीलिए फॉर्मूले में लगाया n2/v माइनस के n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। क्योंकि ये किरण जो है जब आप इसे धीमे धीमे ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो जैसे आई डैश पॉइंट पर काटा है तो इस तरह से हमने बताया कि पहली वाली सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट है और आई डैश जो है वो क्या है बच्चों, इमेज है उसकी। ये तब है जब ये वाली सरफेस नहीं थी इसमें। दूसरे वाले डायग्राम में सेकंड वाले केस में क्या करा जाएगा कि इसको भूल जाइए, आप सिर्फ इसको याद रखिए, पहली वाली फेस थी फर्स्ट और ये थी सेकंड। अब यहाँ से लेफ़्ट साइड से आने वाली प्रकाश की किरण है A1 A2, तो ये तो हो जाएंगी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे, पर क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट हम मुख्य अक्ष पर कटान बिंदु को ही मानते हैं, तो आप यदि इसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो मुख्य अक्ष की समांतर हो रही है किरण और ये नहीं काट रही है इसीलिए मुख्य अक्ष को, इसीलिए यहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। पर जब आप इसे A1 A2 को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो आई डैश पॉइंट पर पहले ही काट रही थी, तो इसका मतलब ये है कि A1 A2 यहाँ पर ऑब्जेक्ट रे कहलाएंगी जो राइट साइड में है, आभासी है, और फाइनली प्रकाश की किरण A2 आई पॉइंट पर काटेगी तो आई उसकी क्या थी, इमेज। जब आप इस कर्वेचर की बात कर रहे हैं तो दूरी P2 पॉइंट से नापेंगे, जब इस कर्वेचर की बात कर रहे हैं तो दूरी P1 पॉइंट से नापेंगे। बात क्लियर हो गई यहाँ तक।